स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। पहला आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। सही है। देखो, दो तरीके से होगा रिफ्लेक्शन, जैसे कि व्हेन, ए पार्ट लिखेंगे इसका, व्हेन एंड इज फिक्स्ड, व्हेन एंड इज फिक्स्ड। जैसे ये रस्सी है और ये एंड क्या है, एंड इज फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड है। साथ में यदि ये वेव पल्स इस तरीके से आती है तो ये तो इंसिडेंट वेव पल्स है, इंसिडेंट वेव पल्स। जब ये इस पे से पहुंचेगी, जब ये इस पे पहुंचेगी ऐसे करके, तो बोर्ड पे देखो, ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। मैं थोड़ा गलत बना दिया, थोड़ा सा जगह मैं और लूंगा। जब ये यहां पे पहुंचेगी इस तरीके से आएगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये उल्टी हो जाती है ना, ऐसे करके। फिर ये ऐसे आएगी और ये सेम स्पीड से, यदि इसकी स्पीड v है, ये v है तो v है v। फेस चेंज हो जाता है, कितने का? फेस इज चेंज बाय पाई, पाई का फेस चेंज हो जाता है भाई साहब, जब एंड फिक्स हो तो। सही है। दूसरी बात, अगर जो मान लिया व्हेन एंड इज ओपन, ओपन एंड का मतलब यहां पे एक रिंग डाल रखी है और एक ये रस्सी ये है और ये रिंग है, और आपने यहां पर एक वेव पल्स v वेलोसिटी से ऐसे आ रही, तो ध्यान से देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हमेशा 0 रहेगा, लेकिन इस केस में नहीं होने का। अगर जो इसका एम्पलीट्यूड a है, तो जब ये वेव पल्स पहुंचेगी तो ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, इस पे ऊपर नीचे जा सकती है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो हो जाता है वो 2a हो जाता है। कितना हो जाएगा? 2a। फिर ये नीचे आएगी, जैसे जाएगी ना, ये जैसे नीचे एक चित्र रहेगा इसके बीच में, जब ये यहां पे आएगी ऐसे करके, ऐसे करके, सही है भाई। तो ये क्या है, इसे रिंग को, यहां पे तो फिक्स था, यहां रिंग को ऊपर ले जाएगी, और कितना ऊपर ले जाएगी? 2a तक, 2a तक। जब ये रिंग वापस आएगी तो ये इस तरीके से रिंग फिर से वापस आ जाएगी ऐसे, और फिर उधर से बिना फेस चेंज हुए ये क्या हो जाएगी, v स्पीड से भाग जाएगी। तो इस केस में फेस चेंज कितना होगा, 0 का होता है ना। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स पाई के करस्पॉन्डिंग
लैम्डा बाय 2, डेल्टा एक्स पाई के करस्पॉन्डिंग 0। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हो जाता है। सर इसे दोबारा बता दो सर, ये क्या है, समझ में नहीं आया जी। अच्छा देखो, मान लिया आपने एक रस्सी बांध रखी है यूं करके, और आपने एक वेव पल्स ऐसे प्रोड्यूस की। तो जब ये वेव पल्स जाएगी तो ये एंड है फिक्स। तो जब वेव पल्स ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है यूं करके, तो जब यहां टकराएगी तो एंड तो फिक्स रहेगा, और ये जो वापस है फिक्स एंड से इसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये क्या हो जाती है, पलट जाती है। वेव पल्स क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलट करके कैसे, ऐसे आएगी, जाएगी ऐसे लेकिन आएगी ऐसे। तो दोनों में फेज चेंज, फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का। तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है जब रिफ्लेक्शन होता है व्हेन एंड इज फिक्स। तो उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स है। फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई का, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, लैम्डा बाय 2। हेलो, हाँ हाँ बताइए सर, बताइए। ओके सर, ओके ओके सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ एक्सपीरियंस, अच्छा हाँ सही बात। आप सर ऐसे किसी में मेरे को शुरू में आपको बोला था ये कोई आपका नाम लिखा है, फोन नंबर बस ऐसे कुछ भी नाम में नोट कर दूंगा, जैसे मुझे मांगना है आपका क्या लिखना है, तो आप अपना नाम और बस ऐसा सब्जेक्ट लेवल क्लास नाम नोट कर दो आप, बस आप अपना नाम नहीं आप सही बात है, आप बस अपना नाम प्लीज एक बार नाम दूसरे साइड में नहीं भूल जाते हैं आप। तो आप एक बार सर यहाँ पे लगे आप हमारे आप संजय को फोन कीजिए, जब संजय को फोन करेगा तब आप देखिए आपको ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक है सर। हाँ भाई, और ये वाले में इसमें केस था अंकित कैसे, कि जब ये ऐसे जाएगी तो ये रिंग क्या है, ओपन है यहाँ पे, तो ये ऊपर चली जाती है, और जब वापस आएगी तो इस तरीके से आएगी। तो जा भी इसी तरीके से रही है और आ भी इसी तरीके से रही है, तो इसमें फेज चेंज कितना होगा, 0। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। क्लियर है क्या बात भाई? यस सर। हाँ, अब देखो सेम चीज को ही हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे कि रिफ्लेक्शन, ये तो फिक्स एंड और ओपन एंड की तरफ से हो गया इस तरीके से। बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं ये हमारा एक हल्की रस्सी है,
और हल्की रस्सी को आपने एक भारी रस्सी से बांध रखा है। एक तो इस तरीके से केस बन जाएगा, हल्की रस्सी को भारी रस्सी से बांधे, और दूसरा एक इधर भारी रस्सी को एक हल्की रस्सी से बांधे, ऐसे करके। तो ये तो हो जाएगा रेयरर मीडियम, ये हो जाएगा डेंसर, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, ये हो जाएगा रेयर मीडियम। क्लियर है बात? तो देखो, अगर जो इस पॉइंट, अगर जो ट्रांसवर्स पल्स रेयरर मीडियम में है, ऐसे करके रेयरर ऐसे चल रही है, तो ये एंड जो काम करता है ये फिक्स्ड एंड की तरह वर्क करता है। फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड। क्लियर है क्या बात? कहने का मतलब पल्स ऐसे जाएगी और जब ये वापस आएगी तो इसमें फेज डिफरेंस कितने का होगा? पाई का। बोलो, ये कितना आ गया फेज डिफरेंस? पाई। सही है क्या बात? अभी बनाना मत चित्र, क्योंकि अभी इसमें बनाने पड़ेंगे थोड़ा सा। अब यदि मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम में है, वेव किस में है? वेव है आपकी डेंसर मीडियम में, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो जब ये जो है डेंसर से रेयर में जाती है, तो ये जो एंड होता है ये ओपन एंड की तरह वर्क करता है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी डेंसर मीडियम में, तो ये सेम जैसे गई थी वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी। बोलो, आई बात समझ में? ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये? इसे ऐसे लिख सकते हो आप, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। ये रेयरर, ये डेंसर है। ध्यान सुनना। अब देखो यहां पे इसे क्या लिख सकते हो आप? रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो इसमें फेज चेंज कितना होगा? इसमें फेज होगा चेंज 0 का। जैसे पल्स गई वैसे पल्स आ गई, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन भी होता है। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गई इंसिडेंट वेव, ये हो गई रिफ्लेक्टिव वेव। अब ध्यान से देखो, इस मीडियम में भी ये एक वेव चली जाएगी और ये ऐसे ही जाएगी और ये हो जाएगी ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। इंसिडेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि डेंसर मीडियम में आपने इंसिडेंट वेव दी है, तो डेंसर मीडियम में ये रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगी, लेकिन जो ट्रांसमिटेड वेव होगी वो सेम उसी डायरेक्शन में होगी। ये क्या होगा? ट्रांसमिटेड वेव। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इंसिडेंट वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस होगा। कब होगा फेज डिफरेंस पाई का? जब इंसिडेंट वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो रही हो। लेकिन ट्रांसमिटेड वेव हमेशा, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, ये हमेशा इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन में ही रहेगी। तो ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज चेंज नहीं होता, चाहे किसी में भी हो। लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज हो जाता है। कब? जब इंसिडेंट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो रहा हो। लेकिन यदि इंसिडेंट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। समझ में आ गई क्या बात? अंकित, यस सर, आ गई। थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा अपने को, है ना?
हो गया सर। अच्छा, ये हो गए। दूसरी बात, एक और चीज लिख लेते हैं इसमें। बोर्ड पे देखो कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो टी अपॉन म्यू के बराबर होती है। यानी कि टेंशन यदि सेम है तो जो स्पीड होगी वो रूट म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा बता देता हूं इस पे कि इसे आप इंसिडेंट, ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव इन इंसिडेंट मीडियम। अच्छा, ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव इन रिफ्लेक्टेड मीडियम। और ये क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव इन ट्रांसमिटेड मीडियम। बोलो, बताओ ध्यान से। तो ये बताओ भारी कौन सा है, ये वाला या ये वाला? ये भारी है। जो भारी ये डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड कम होती है, जबकि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का मीडियम एक ही है। तो जो इंसिडेंट वेव की स्पीड होगी वही रिफ्लेक्टेड वेव की भी स्पीड होगी, क्योंकि मीडियम एक ही है। मीडियम क्या है, सेम है। लेकिन ये जो ट्रांसमिटेड वेव है इसकी स्पीड ट्रांसमिटेड मीडियम में होगी। ट्रांसमिटेड मीडियम में तो कौन सी स्पीड ज्यादा होगी, इंसिडेंट की या ट्रांसमिटेड की? इंसिडेंट की। क्यों? क्योंकि ये हल्का है। मैंने बताया ना, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ। जो भारी होगा उसमें स्पीड कम होगी। आप करके भी देख सकते हो, हल्की रस्सी लो और भारी रस्सी लो, पल्स जनरेट करो तो हल्की रस्सी में वेव पल्स तेजी से भागेगी। तो जो ट्रांसवर्स ये होगी इट इज लेस देन वी आई। इसमें स्पीड कम होगी, इसमें स्पीड ज्यादा होगी। इसी तरीके से ये इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड इधर है ना, तो वी आई और वी आर तो सेम होंगे, लेकिन इस केस में वी आई कम होगी और ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ये हल्का है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। हो गया सर। हाँ भाई, एक मिनट रुक जाओ बस। अच्छा, ये तो कहानी हो गई रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन किसका, ट्रांसवर्स वेव का, है ना। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें ए पार्ट आएगा फ्रॉम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप,
इसके बराबर में दूसरा पॉइंट लिख लेना बी, ऐसे करके फ्रॉम ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप का मतलब एक ट्यूब, जैसे ये इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन। बोर्ड पे देखो, जैसे जब साउंड वेव जाएगी, मान लीजिए ये क्या है, ट्यूनिंग फोर्क, ध्यान से समझना इसे। जब इससे साउंड वेव निकलती हैं तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की टर्म में जाती है, ऐसे जाएगी। जब साउंड इससे जाएगी तो यहां पे टकराएगी। तो बोर्ड पे देखो, ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज ऑलवेज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट पे रहेगा? क्योंकि ये पार्टिकल को मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में? ये क्या है? कंप्रेशन 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 कंप्रेशन। यहां पे क्या आएगा? रेयर फ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन। बोलो। तो ये हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि क्लोज है। जैसे रस्सी में था ना, रस्सी में ये क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। इसी तरीके से इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो जब एक कंप्रेशन जाएगा, प्रेशर। अच्छा ये बताओ, साउंड वेव कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो प्रेशर वेव से और एक डिस्प्लेसमेंट वेव से। ध्यान रखना, प्रेशर वेव से और डिस्प्लेसमेंट वेव से। तो जब एक प्रेशर वेव जाएगा तो प्रेशर वेव का कंप्रेशन जाएगा, तो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन की तरह ही रहेगा। जो रिफ्लेक्ट होगा कंप्रेशन कंप्रेशन की तरह ही रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो, लिख लो यहां पे, व्हेन कंप्रेशन रीचेज एट एंड then it is reflected as compression। नहीं आई बात समझ? and a rarefaction is reflected as rarefaction। Therefore there is no change in phase of pressure wave। प्रेशर वेव की फेज में कोई चेंज नहीं होता। कंप्रेशन कंप्रेशन की तरह रिफ्लेक्ट होता है, रेयर फ्रैक्शन की तरह रिफ्लेक्ट होगा। Therefore there will be no change in phase of pressure wave। अब देखो, जब कोई वेव ओपन एंड ऑर्गन पाइप पे पहुंचती है
ओपन ऑर्गन पाइप कैसे होगा बेटा? ओपन ऑर्गन पाइप ऐसे होगा, ये है ट्यूनिंग फॉर्म। तो ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इस पार्टिकल को कंसीडर करूं तो जब एक कंप्रेशन यहां पहुंचेगा, कंप्रेशन का मतलब होता है हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, बोलो। तो जब यहां पे कंप्रेशन पहुंचता है तो उस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ जाता है और ये पार्टिकल को इधर मूव करने के लिए जगह होती है। जैसे मान लिया आदमी खड़े हैं और आप उसमें धक्का दोगे और उधर जगह है, मान लिया उधर कुआं है, तो जैसे ही धक्का दोगे तो आदमी कुएं में कूद जाएगा, गिर जाएगा, तो वो जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी नहीं। तो जैसे ही इस पार्टिकल पे प्रेशर पड़ता है और इधर जगह खाली है, इधर हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर, तो पार्टिकल अपनी जगह छोड़ देता है और यहां पे क्या बन जाता है? रेयरफैक्शन। नहीं, यहां पे तो कंप्रेशन का क्या रहेगा? कंप्रेशन। जैसे यहां पे आदमी खड़ा है और आदमी में धक्का मार रहे और उधर दीवार है, तो भैया वो तो भीड़ की भीड़ ही रहेगी, डेंसिटी और प्रेशर हाई रहेगा। लेकिन इस केस में नहीं है, इधर में पार्टिकल उधर चला जाएगा। जैसे ही एक कंप्रेशन पहुंचेगा वो रेयरफैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और रेयरफैक्शन पहुंचेगा तो कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब प्रेशर वेव ओपन एंड पर टकराती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। मैं लिख लेता हूं, व्हेन ए कंप्रेशन को सी लिख देता हूं मैं, व्हेन ए कंप्रेशन इज रीच्ड एट ओपन एंड it is converted into rarefaction R। सही है क्या बात? कंप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू रेयरफैक्शन, बोलो। एंड ए रेयरफैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू rarefaction is converted into compression। See, therefore there is phase difference of pi for pressure wave। बोलो, प्रेशर वेव के लिए पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। सर नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन बनेंगे इससे, प्रेशर वेव का रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड से ओपन एंड से, यानी ओपन ऑर्गन पाइप, फिक्स्ड ऑर्गन पाइप में प्रेशर वेव में फेज चेंज कितना होता है? कुछ नहीं होता। कंप्रेशन रहेगा, रेयरफैक्शन रहेगा। लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप के इस एंड में कंप्रेशन रेयरफैक्शन और रेयरफैक्शन कंप्रेशन बन जाता है। समझ में आई बात? दूसरी बात, मैंने आपको बताया था ये जो साउंड वेव होती है ये प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव की फॉर्म में होती है।
तो प्रेशर वेव के लिए तो लिखा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, इसी के नीचे लिखना इधर साइड में क्या लिखोगे, देखो जब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। जीरो कब रहेगा, बोर्ड पे देखो, जब एक वेव पल्स यहां पे ये फिक्स है, जैसे ये फिक्स है, ये ट्रांसवर्स है, जब ये वेव पल्स पहुंचती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो रहता है इसका, जैसे ये ऐसी है ना। तो जीरो रहने का कारण ये है कि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक वेव पल्स इधर से आ रही है, तो जब ये वेव पल्स सुपरपोजिशन से गुजरेगी तो ये पार्टिकल हमेशा क्या रहेगा, जीरो पे रहेगा, और ये वेव पल्स ऐसे इधर से आ जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेव होती है उसमें, डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, पाई का हो जाता है। समझ में नहीं आए तो आप याद भी रख सकते हो, है ना, थ्योरी इसकी थोड़ी लंबी है, आप ये याद रख सकते हो। बट ऐसे लिख लो नीचे, बट फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव there is phase change of pi because displacement of particle at end is always zero। डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा। For displacement wave there is phase change of pi। लिख लिया भाई? यस सर। अब इसमें देखो, ओपन ऑर्गन पाइप में बट फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव और पे देखो, जब यहां पे कंप्रेशन पहुंचेगा तो ये वाला पार्टिकल खूब दूर चला जाएगा, जैसे उसमें चला गया था ना, ये रहा। जब ये ओपन था तो ये ऊपर कितनी दूर तक पहुंच जाता है, 2a तक। ऐसे ये वाला पार्टिकल खूब दूर तक चला जाएगा। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव देयर इज नो चेंज इन फेज का कोई चेंज नहीं होता। जब ये वेव आती है तो एज इट इज लौट जाती है, ऐसे करके। There is no change in phase for displacement wave।
और कोई आ रहा है? सोएंगे आप, सोते नहीं हो ना, प्ले करते रहते होते हैं। आप सो जाओ आराम से, है ना? अभी मुझे मेरी नींद नहीं आ रही है। हो गया सर। हाँ भाई, ये है। हाँ, एक मिनट रुको अभी, बोर्ड पे देखो अभी। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, है ना, ऑफ साउंड वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव और रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, आपको इसमें याद रखना, इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, केवल और केवल फेज चेंज का क्वेश्चन बनेगा ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। फेज चेंज कैसे होती है? हाँ भाई, मेरे को बता देना एक बार। जब ट्रांसवर्स वेव चलेगी और ये एंड फिक्स्ड, तो इसमें फेज चेंज कितना होगा बताओ? रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का, ऐसा याद रखना। इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है, तो ये सेम इसी तरह वर्क करता है। ये जो फिक्स एंड है ये, और इधर है बड़ा, तो इधर जाएगी तो वेव कैसे आएगी? रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगी। नहीं आई बात समझ में? जबकि अगर जो ये ओपन हो तो कैसे जाएगा? ये ऊपर तक चला जाता है, और जब वापस लौट के आएगा तो थोड़ी देर में ऐसे ही चली जाएगी। तो ऐसे आई ऐसे आई, तो फेज चेंज कितनी हुई? 0। क्लियर है बात? इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेंसर से इधर, और इधर रेयरर से। यहां स्पीड ऐसे होगी तो वापस जो आएगी वो ऐसे ही आ जाएगी, देयर विल बी नो फेज चेंज। जबकि देखो ये तो आसान है, वो कैसे भी पूछ सकता है आपसे, डेंसर से रेयरर में ऐसे। अब क्वेश्चन का जवाब देना, तभी मैं समझूंगा कि समझ में आ गया। एक ट्रांसवर्स वेव पल्स डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी और इंसिडेंट वेव होगी उसमें फेज चेंज कितने का होगा? 0 का। दूसरा, एक वेव डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में फेज डिफरेंस कितने का होगा? 0 का। क्लियर है बात? अब सुनो, अब मैं ऐसे बोलता हूं, एक वेव रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव में फेज डिफरेंस कितने का होगा? सर उसमें भी 0 का। नहीं, उसमें, हाँ उसमें भी 0 का, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसमिटेड में तो होता ही नहीं, लेकिन रिफ्लेक्टेड में कितने का हो जाएगा? पाई का। ये है, लेकिन ये तो इतना हो गया। साउंड वेव में कंडीशन बदल जाती है। साउंड वेव 2 प्रकार की होती हैं, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव। ध्यान से देखो, समझाने में तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शायद मैं समझा पाया हूं नहीं, लेकिन रटा जरूर दूंगा। भाई नीट के बच्चों को तो रटाना ही जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी थ्योरी है इसकी। प्रेशर वेव ये है, क्लोज एट वन एंड, यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क लगा हुआ है। जब यहां पर एक कंप्रेशन जाएगा, हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, तो कंप्रेशन की तरह लौटेगा। तो प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस कितने का होगा?
फिर जीरो का होगा। जीरो का होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंप्रेशन जैसे गया वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर के आ गया कंप्रेशन। जबकि यदि यहां इस तरीके से आपने भेज रहे हो कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन का क्या बन जाता है, रेयरफेक्शन, क्योंकि इधर जगह है। तो कंप्रेशन बन गया रेयरफेक्शन में, वेव पल्स प्रेशर वेव में, तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा बेटा, पाई का, है ना। जबकि डिस्प्लेसमेंट वेव में उल्टा होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए पाई का फेज डिफरेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए जीरो का फेज डिफरेंस हो जाएगा। ये है। अब आपको समझ में आया हो या कम समझ में आया हो, आपको क्या करना है, इसे याद कर लेना है। अरे यार सब, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा ये नोट्स देख लूं अपने, 11, 12 और काम करने। है ना, टाइम कितना हो गया, 12:22। चलो इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं अभी, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखो स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, ध्यान से देखो। जब दो वेव इक्वल एम्पलीट्यूड की और इक्वल फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, y1 और y2, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या रहना चाहिए, a, और इसका भी एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए, a, ऐसे। इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है वो स्टैंडिंग वेव कहलाती है। लिख लो, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड and equal frequency moves in opposite direction, then by superposition of these waves a standing wave is obtained। कैसे, कॉपी करो इसे, मैं बताता हूं। हो गया सर। देखो ये जो वेव होगी, मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये नेगेटिव एक्स में आ रही है, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। माइनस आएगा पॉजिटिव एक्स में, प्लस आएगा नेगेटिव एक्स में। तो इनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y1 प्लस y2, a साइन प्लस ओमेगा टी। ये रिजल्टेंट वेव आ गया, सही है भाई। अब देखो
इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है यही क्या कहलाती है? स्टैंडिंग वेव कहलाती है। स्टैंडिंग वेव मतलब एक वेव इधर से चल रही है और एक वेव इधर से चल रही है। जब दोनों सुपर इंपोज करेंगे, जब दोनों मिल जाएंगी, यहां पे ऐसे ही रखते हैं, जब दोनों मिल जाएंगी तो उनसे जो मिलकर के बनेगी वो ये वेव बनेगी। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2a sin kx। तो जो रिजल्टेंट वेव है वो इस तरीके से बनती है, यही स्टैंडिंग वेव है। इस स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है कितना है? 2a sin kx। इट इज ए फंक्शन ऑफ x, इट इज ए फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब एम्पलीट्यूड x के हिसाब से चेंज हो रहा है। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना। कर लिया सर। बोर्ड पे देखो, ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो x यदि एम्पलीट्यूड 0 हो, दैट इज 2a sin kx, यदि 0 हो यानी से kx बराबर 0 हो। ये कब 0 होगा? sin 0, sin पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी kx इज इक्वल टू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी x की वैल्यू 0, लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2। यहां पर इन रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 होगा और यही क्या कहलाती है? पोजीशन ऑफ नोड्स। इन्हें ही क्या बोलते हैं हम? नोड्स बोलते हैं। बोर्ड पे देखो, जब तो वेव इधर चलेगी और इधर चलेगी, दोनों के एम्पलीट्यूड वगैरह सेम है, तो उनसे मिलकर के जो वेव बनेगी वो इस तरीके से बनती है। ये स्टैंडिंग वेव ये बनती है। इसे अगर जो मैं x बराबर 0 मान लूं तो यहां पर क्या आएगा? नोड। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0। कहां कहां पर एम्पलीट्यूड इसका 0 होगा? एक तो x बराबर 0 पर, और ये होगा x बराबर लैम्डा बाय 2 पर, x बराबर 2 लैम्डा बाय 2 पर, यानी कि x लैम्डा पर। इसे क्या लिख देंगे? दिस इज 2 लैम्डा बाय 2, फिर 3 लैम्डा बाय 2 पर, एंड सो ऑन। ये 2 लैम्डा बाय 2 यानी x बराबर लैम्डा पर। ये है ना? इनको क्या बोलते हैं भाई? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड।
बोलो, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो उन पॉइंट्स को नोड बोलेंगे। सर टोटल टोटल 5 नोड होंगे। नहीं नहीं नहीं, अबे 5 नहीं, अभी तो मैंने आपको ये बताया है। हाँ, इसमें तो 5 नोड हैं, है ना, लेकिन अभी 5 और गिनती नहीं करनी है, अभी तो ऐसी है स्टैंडिंग वेव। नोड की डेफिनेशन बताई है कि 0 पे लैम्डा पे 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, यानी कि 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा, इन पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट वेव का वो क्या होगा 0। और रिजल्टेंट वेव क्या थी? रिजल्टेंट वेव थी 2a sin kx cos ओमेगा t। ये जो वेव है ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव की नहीं है, स्टैंडिंग वेव की। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कैसी होती है? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये ट्रैवलिंग वेव की है। जब एक ट्रैवलिंग वेव ये और एक ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी क्या होगी इक्वेशन? a sin ओमेगा t प्लस दोनों जुड़ेंगे तो ये बनता है। तो ये तो नोड की कंडीशन हो गई। अब हम कंडीशन लगाते हैं एंटी नोड की। एंटी नोड के लिए जो AX होगा या तो प्लस ए होगा या माइनस ए होगा, है ना। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा AX कितना था? 2a sin kx। तो एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है, यानी ये मैक्सिमम कब होगा? जब sin kx 1 होगा, यानी sin kx मोड की वैल्यू 1, यानी sin kx की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए, या तो ये प्लस 2a हो जाए या माइनस 2a हो जाए, यानी sin kx या तो प्लस 1 हो जाए या माइनस 1। और kx इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, है ना। ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो x हो जाएगा लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4। सही है। यहां पर एंटी नोड मिलेंगे। कहां मिलेंगे एंटी नोड? देखो बोर्ड पे देखो, इधर दोबारा से बना लेते हैं अपन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये होगी स्टैंडिंग वेव ऐसे करके, तो ये तो 0 हो गया, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा। तो यहां मिलेगा एंटी नोड। ये डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई 4। एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, नोड नोड नोड, और मैक्सिमम एंटी नोड लैम्डा बाई 4। फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 लैम्डा बाई 4। फिर यह एंटी नोड मिलेगा 5 लैम्डा बाई 4, ये ऐसे करके। फिर यह नोड मिलेगा ऐसे। नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो उन्हें नोड बोलते हैं, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो वहां एंटी नोड बोलते हैं।
मैं समझा दूंगा इसे, क्योंकि मतलब नीट ने थोड़ा सा इन्हें कम ही पढ़ाते हैं, बट डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कि भाई ये नोड एंटी नोड। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि समझ में भी आए और याद भी जल्दी रहेगा फिर, है ना। क्योंकि शीट में तो कुछ ज्यादा खास दिया नहीं है तुम्हारी, इसमें जल्दी कॉपी कर लो, बता देना। हो गया सर। अंकित, सर अभी नहीं हुआ सर। हाँ तो कॉपी करना। हो गया सर। बोर्ड पे देखो। हो सकता है ये कहानी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आई हो, तो समझने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है ना, क्योंकि समझने की आवश्यकता यहां पर है। जो क्वेश्चन आएगा वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में आएगा। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्प्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। कहने का मतलब जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ गिटार की स्ट्रिंग इस तरीके से दो पॉइंट के बीच में फिक्स होती है, ऐसे। समझ में आई बात? तो जब आप स्ट्रमिंग प्लग से इसे वाइब्रेट कराते हो, देखो जब इसे स्ट्रमिंग प्लग से वाइब्रेट कराते हो, मान लेते हैं इसमें T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग खींच रखा है, टेंशन है T, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो जो इसमें स्पीड होगी वेव की, वो √T/μ हो जाएगी। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, पहला हम करेंगे इसमें फंडामेंटल मोड। व्हाट इज फंडामेंटल मोड? उसमें इस L लेंथ की स्ट्रिंग को इस तरीके से वाइब्रेट कराएंगे कि इसे ऊपर उठाएंगे ऐसे करके और छोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेगा। तो इसमें जो नोड बनेंगे 2 बनेंगे और एंटी नोड 1 बनेगा। नोड की संख्या 2, एंटी नोड की संख्या 1। इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड। बोर्ड में देखो, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, देखो यहां पे देखो बोर्ड पे, ये जो होती है यहां से लेके यहां तक, ये होती है एक वेवलेंथ। नहीं आई बात समझ में? ये होती है आधी वेवलेंथ। क्लियर है बात? ये होती है 1/4 वेवलेंथ। अरे बोलो। तो जब आप इसमें इस तरीके से बनाते हो, एक मिनट इधर दे, ये बोलो, इसमें लूप कितनी है भाई, 1। अरे कितनी लूप बननी है इसमें, 1। तो ये जो लंबाई है, क्या ये λ/2 के बराबर नहीं है, आधी है ना, 1। अरे ऐसे होता ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये यहीं तक बन रही है ये भी। तो L बराबर λ/2, तो λ = 2L। क्लियर है क्या बात? तो देखो यस सर। इसकी फ्रीक्वेंसी यदि हम निकालें तो V = f λ लगा देंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी V/λ, तो λ की वैल्यू 2L, और V तो हमेशा √T/μ होता है। व्हाट इज √T/μ?
इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्प्रिंग, जिसमें टेंशन T और मास पर यूनिट लेंथ मी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फंडामेंटल? 1/12√T/μ। नोड कितने बनेंगे इसमें? 2। एंटी नोड कितना बनेगा? 1। हो गया सर। देखो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। उस केस में ये जो स्ट्रिंग है ये 2 लूप में वाइब्रेट करेगी। कितनी लूप बनेगी भाई? यहां 2। ये तो नोड होगा, ये नोड होगा, ये भी नोड होगा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एम्पलीट्यूड वहां नोड होता है। यहां पर क्या होगा? एंटी नोड, एंटी नोड। तो नोड की संख्या कितनी होगी? 3। एंटी नोड की संख्या होगी 2। बोलो। अरे जब कॉपी कर लो ये वाला तो बता देना अंकित। ओके सर। तो ऊपर का ये सेकंड। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, इससे जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। बोर्ड पे देखो, अब की बार ये जो लंबाई होगी ये कितनी वेवलेंथ है? λ/2 एक लूप की लंबाई, दूसरे लूप की लंबाई λ/2। तो क्या मैं इसे L × 2 × λ/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसे ही लिखूंगा, ये 2 से 2 नहीं काटूंगा, λ = 12/2 लिख दूंगा। v = f × λ, फ्रीक्वेंसी = v/λ। लैम्डा की वैल्यू 12/2 और v की वैल्यू √T/μ। इसे ऊपर ले जाऊंगा √T/μ। देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, ये नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है और ये जो है ये 2 टाइम्स ऑफ f0 है। नहीं आई बात समझ में? इसे हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दुगना है। इसे क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर है क्या बात?
ओके सर। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी और सेकंड ओवरटोन में बता सकते हो भाई कितनी लूप बनेंगी? 3 लूप। लूप की संख्या 3। नोड 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 नोड, यहां पे क्या होगा? एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। नोड की संख्या 4, एंटी नोड की संख्या 3। बोर्ड पे देखो ये लेंथ है और लेंथ एल को ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2, क्या मैं इसे 3 लैम्डा बाय 2 लिख सकता हूं? तो लैम्डा को 12/3 हो गया, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह 12/3, v की जगह √t/3। ये आ गई थर्ड हार्मोनिक। ओके सर। हाँ भाई, तो बता दो इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऐसे नहीं लिखी 1/12√t/μ। बोलो t 1/12√t/μ। तो ये तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसे बोलते हैं f3 = 3f0। क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। बाकी भी ऐसे ही कर सकते हैं, सही है। तो इतना है। अब इसमें थ्योरी और रह रही है, मतलब पढ़ लेना लेकिन आप अपनी तरफ से। एक तो रिफ्लेक्शन और ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग है ना। ये फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन को सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1/12√t/μ। तो इससे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी फर्स्ट ओवरटोन, और उससे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी सेकंड ओवरटोन। दूसरी बात, इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे और इसकी दुगनी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक। इससे तिगनी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। इसकी फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? नहीं, ये कॉपी कर लो, बाकी कल करेंगे, ठीक है।